हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर स्टेशन। कैसे हैं आप सब लोग? ये वीडियो है रिगार्डिंग जो न्यू वैकेंसीज आई हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। उसका नोटिफिकेशन मैं दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन एक्चुअली दो बार में आया। पहला नोटिफिकेशन 21 जुलाई को आया और एडवर्टाइजमेंट नंबर था 03/2023। लेकिन उसमें कुछ उनको लगा डाउट इस नोटिफिकेशन को निकालने के बाद। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्या किया, इस नोटिस को कॉल्ड ऑफ किया और विड्रॉ कर दिया। और उन्होंने बताया कि 25 जुलाई को दोबारा से रिवाइज्ड अपलोड होगा। ये जो रिवाइज्ड है एडवर्टाइजमेंट है, ये नोटिफिकेशन है जॉब के लिए, वो दोबारा से अपलोड होगा। तो मेरे पास यहाँ दोनों एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर सेम है दोनों में, 03/2023। एक 25 जुलाई का है और एक 21 जुलाई का। तो इस वीडियो में बात करेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो वैकेंसीज आई है थोड़ा बहुत उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इस नोटिफिकेशन का इस वीडियो में। पहले छोटा सा एक जानकारी कि इसमें चेंजेस क्या है। 21 ऑफ जो जुलाई का था नोटिफिकेशन, देखिए अगर हम देखें तो 21 जुलाई का जो नोटिफिकेशन है उसमें भी जितनी वैकेंसी है, 25 को जुलाई का जो नोटिफिकेशन है उसमें भी सेम वैकेंसी है। मतलब वैकेंसीज कोई कम ज्यादा नहीं की गई है, सारे डिसिप्लिन में सेम नंबर ऑफ वैकेंसी हैं दोनों में। इस जैसे जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए इन्होंने 09 वैकेंसीज दी हैं टोटल। ऐसी सीनियर असिस्टेंट के लिए 9 237, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कार्डर, और इस तरह 66 3 और 18। तो यहाँ अगर हम देखें दूसरे नोटिफिकेशन में, यहाँ भी ये सेम है। तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस देखो, मोटा मोटी डिफरेंस जो आया, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस है इसकी 66 वैकेंसियां निकाली हैं, लेकिन इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है, उसमें चेंजेस किया गया है। अब मैं आपको पुराना दिखाता हूँ, 21 वाले में क्या एलिजिबिलिटी रखी थी इसके लिए। तो ये 21 वाला नोटिफिकेशन है जो 21 जुलाई को आया, पहले आया और बाद में इसको हटा दिया गया। इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए बी कॉम को कंपलसरी किया गया था। तो इस पोस्ट के लिए बी कॉम को कंपलसरी किया गया था और उसके साथ मांगा गया था या आप चार्टेड अकाउंटेंट हो या फिर आपने एमबीए किया हो, स्पेशलाइजेशन विद फाइनेंस। सो बी कॉम के साथ ये वैकेंसीज को इसमें एमबीए और सीए किया किया हो किसी ने, तो उसको एलिजिबल किया गया था। लेकिन जो दूसरा नोटिफिकेशन आया 25 जुलाई को, तो 25 जुलाई के नोटिफिकेशन में यहाँ चेंजेस किया गया और उन्होंने उसको बदला कि अब इस वैकेंसी के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए बीएससी, सॉरी माफ कीजिए, बीकॉम रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एमबीए और पीजीडीएम फाइनेंस में किया हो आपने, या फिर आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, या आप सीएफए हो यानी कि चार्टेड फाइनेंस एनालिस्ट हो। तो ये इसके लिए कंपलसरी रिक्वायरमेंट कर दी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंपलसरी की इसके लिए। यानी कि आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट हो, उसके बाद आपने एमबीए किया हो या फिर आपने पीजीडीएम यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया हो विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, और या फिर आप कोस्ट अकाउंटेंट हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो या सीएफए हो, तो अब आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। तो एक तरह से देखा जाए दायरा बढ़ा दिया गया। पहले की वैकेंसी में कंपलसरी था बीकॉम और उसके बाद एमबीए आपने किया हो और चार्टेड अकाउंटेंट हो, आप तब एलिजिबल हैं। बट अगर आपने किसी और डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की है तब आप अब एलिजिबल हैं, क्योंकि आपने उसके बाद अगर एमबीए या पीजीडीएम किया है फाइनेंस में, या फिर आप इसमें से सीएफए, सीए या सीए में से कोई एक आपके पास डिग्री है, तो आप एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। तो एक मेजर चेंज तो ये था। ऐसे छोटे मोटे चेंज एक और थे। एक चेंज थोड़ा सा था, ये जो कॉमन कैडर बनाया है जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर में, इसमें इन्होंने नीचे दिया है कि इसमें कौन कौन से डिसिप्लिन को उन्होंने शामिल किया है। तो उसको यहाँ देखिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कार्डर कैन बी पोस्टेड इन anywhere of the following discipline solely on the discretion of AI management as per the suitability of discipline। सो इसमें ये 6-7 जो डिसिप्लिन है उस उनको काउंट किया गया है। कमर्शियल, लैंड मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज, सिक्योरिटी, एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड CACS यानी कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी। अभी यहाँ अगर इस नोटिफिकेशन में देखा जाए जो रिवाइज्ड करके आया है 25 जुलाई में, तो यहाँ उन्होंने इसका बस ऑर्डर चेंज किया है। यहाँ ऑपरेशंस कर दिया गया, कमर्शियल, लैंड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी, और उसके बाद CPMS एंड इको प्लानिंग इसमें बढ़ाया है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड CACS। तो यहाँ इन्होंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। तो वहां पर कमर्शियल से स्टार्टिंग थी और एयरपोर्ट ऑपरेशंस नाम से था, बट यहाँ ऑपरेशंस नाम एयरपोर्ट ऑपरेशंस को हटा के ऑपरेशंस कर दिया गया। सारी चीज वही है, सिर्फ यहाँ एक इको प्लानिंग इसमें बढ़ाया है CPMS में।
अब कुछ लोगों का डाउट ये है, इसमें मेरे पास थोड़े से मैसेज आ रहे थे कि ये जूनो एग्जिट कॉमन कैडर है क्या चीज़? पहले तो ऐसे वैकेंसी नहीं आई। तो इस वीडियो के लास्ट में हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है और अब ये क्यों ऐसा कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है और इसका पर्पस क्या है, और उसमें वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा इसी कैडर में है। तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं पहले इसके बारे में, जो ये वैकेंसी। अब हम केवल फोकस करेंगे 25 जुलाई वाले एक बार, क्योंकि आपको मेन अब 25 जुलाई वाला नोटिफिकेशन ही है। तो उसमें अगर देखें तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023 है। 6 पोस्ट हैं जिनके लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। इसमें 9 वैकेंसीज ऑफिस के लिए हैं, जूनियर असिस्टेंट के लिए हैं, सीनियर असिस्टेंट के लिए 9 है, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर में 237 है, फाइनेंस के लिए 66 हैं, फायर सर्विसेज के लिए 3 पोस्ट हैं और जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए 18 पोस्ट 18 पोस्ट हैं। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट तो आप देख रहे होंगे फाइनेंस में, और ये कॉमन कैडर है, यही दोनों हैं। तो हम बेसिकली हम भी इनके बारे में फोकस करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे, बट बाकी और जानकारी भी लेंगे। इसकी लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट देख लेते हैं पहले कि वैकेंसी कब स्टार्ट हो रही है। तो ये स्टार्ट हो रही है 5 अगस्त, माफ की, हाँ 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन जो ओपनिंग डेट है इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए, तो 5 अगस्त से स्टार्टिंग है और लगभग 1 महीना आपको मिला है। 4 सितंबर तक आप इस वैकेंसी को फुलफिल कर सकते हैं। जो एग्जाम होगा वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसे सीबीटी टेस्ट बोलते हैं। उसका उन्होंने बताया कि वो बाद में अनाउंस किया जाएगा, और यहाँ तक कि इन्होंने सिलेबस भी नहीं बताया कि इन पोस्ट के लिए सिलेबस क्या होगा, तो वो भी लोग बाद में डिक्लेयर करेंगे अपनी वेबसाइट पे। इस तरह इन्होंने बताया कि यहाँ पर कितना पेमेंट जो आपको जो इस पोस्ट के लिए, यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, एक सीनियर असिस्टेंट की है, और 4 टाइप की जूनियर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। माफ कीजिए, जूनियर असिस्टेंट की एक पोस्ट है जो ऑफिस के लिए है, सीनियर असिस्टेंट की एक पोस्ट है जो अकाउंट्स के लिए है, और 4 टाइप के जूनियर एग्जीक्यूटिव मांगे हैं। ये दोनों पोस्ट ग्रुप सी में आती हैं, और ये ग्रुप बी की पोस्ट हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली, चाहे फाइनेंस की हो, चाहे वो कॉमन कार्डर की हो, चाहे वो लॉ की हो, चाहे वो फायर सर्विसेज की हो। 4 टाइप की वैकेंसी है। देखा जाए तो मैं इनको बताऊंगा बाद में E1 और NE1 NE6 क्या है, वीडियो को लास्ट में बताता हूँ। पहले आप देख लीजिए कि इन्होंने बताया कि जो CTC यानी कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि आपको मिलने वाला अमाउंट जो आपको कंपनी डिक्लेयर कर रही है कि CTC आप पे जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, यानी कि जो ग्रुप बी पोस्ट है उसके लिए 13 लाख है। यानी कि आप एलिजिबल हैं 13 लाख की जॉब पाने के लिए, अगर आप ये एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। इसके साथ साथ जो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए 11.5 lakhs है अप्रोक्सीमेटली ओवर पीरियड ऑफ 1 ईयर, एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए ये 10 लाख है। तो कंपनी को जो खर्चा आप पे करना है वो साल में 10 लाख रुपए खर्चा जूनियर असिस्टेंट पे करेगी, यानी कि इंक्लूडिंग आपके ऑल जो भी आपकी अलाउंसेज हैं उन सबको मिला के आप पे 10 लाख रुपए का कंपनी पे खर्चा आएगा। सीनियर असिस्टेंट के लिए आपको 11.5 लैक्स, और इस तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 13 लैक्स। तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है ये। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्रैक करना चाहिए इस एग्ज़ाम को, क्योंकि इसका भी काफ़ी टाइम भी है, अभी 1 मंथ तो इसका फॉर्म को फिलअप करने के लिए, फिर प्रिपरेशन का टाइम भी मिल जाएगा। और आप लगभग आपके पास 2 मंथ तो होंगे, 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स के लिए आप तैयारी कीजिए इस पोस्ट के लिए, काफ़ी अच्छी जॉब आपके हाथ में लगेगी। जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वही हैं सारे, जो सेम हैं। मैं अपलोड कर दूंगा ये एडवर्टाइजमेंट को, आप इसको देख सकते हैं और आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। फीस इसमें 1000 रुपीज़ रखी इन लोगों ने, और कुछ कैटेगरीज के लिए अफर्मेटिव एक्शंस लेते हुए उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। इस तरह हम देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में इन लोगों ने बताया है कि यहाँ पर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा फोर्स सभी पोस्ट के लिए। द ऑब्जेक्टिव टाइप, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT बोलते हैं इसको, विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द पोस्ट, जितनी भी हमारे पास पोस्ट हैं ऊपर डिक्लेयर्ड हैं उसके लिए। एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट्स, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस को इन्होंने बताया कि वो बाद में अपलोड करेंगे अंडर प्रेस नोट। अब आप समझ पा रहे होंगे कि आपके पास टाइम बहुत कम है एग्जाम के लिए, और सिलेबस इन्होंने बताया कि प्रेस नोट में बाद में डिक्लेयर करेंगे। कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको बुलाया जाएगा एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उनका कुछ पोस्ट के लिए कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट जरूरी है तो उनका वो कराया जाएगा। कुछ वैकेंसीज के लिए जो फायर सर्विस के लोग हैं उनको फिजिकल मेजरमेंट और एंड्योरेंस टेस्ट भी देना होगा, और ड्राइविंग टेस्ट भी है उसी में, तो उन लोगों के लिए वो भी होता है, तो उसके लिए भी कॉल किया जाएगा।
जब वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे बेस्ड ऑन देयर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो कैंडिडेट्स हैं उनको इन्होंने बताया है कि अपना सामान अपने जो डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी करके रखें। कैंडिडेट्स विल हैव टू विजिट एएआई वेबसाइट फॉर डाउनलोडिंग कॉल लेटर्स फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट एंड एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, और जो भी पोस्ट हैं उसके लिए ज़रूरी हैं उन सबको ये रेडी करके रखना है। तो मैंने बता दिया ये जो फिजिकल मेजरमेंट एंड एंड्योरेंस और ड्राइविंग टेस्ट है ये केवल जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज के लिए जो लोग हैं, जो वैकेंसी है केवल उन लोगों की रिक्वायरमेंट है। और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन्होंने बताया है यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट जो ऑफिस के लिए है और सीनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए, उनके लिए उन्होंने बताया है कि कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस ये कंपलसरी होगा। यानी कि जब ये जो नाइन वैकेंसीज इसके लिए जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए, 9 वैकेंसीज सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए हैं। उसके बाद इनको बुलाया जाएगा और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट किया जाएगा, लेकिन इनको ऑफिस में ही काम करना है तो इसका वो बेसिक टेस्ट है एमएस ऑफिस में वो करेंगे। और उसको वो जब सेलेक्ट हो जाएंगे उसको जब पास करेंगे तभी उनको सिलेक्ट माना जाएगा। इस तरह मैंने आपको यहाँ पहले ही बताया कि जो जो फायर सर्विसेज के लोग हैं उनको यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी देना पड़ेगा, जिसमें उन्होंने बताया कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए रनिंग होगा, कैजुअलिटी कैरिंग होगा, पोल क्लाइंबिंग होगा, लेडर क्लाइंबिंग होगा, रोप क्लाइंबिंग होगा और ड्राइविंग टेस्ट होगा। सो ये फिजिकल रिक्वायरमेंट इस पोस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा है और ये टेक्निकल पोस्ट है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर करें पहले से ही। इसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के लिए उनको बुलाया जाएगा और उनके पास एक वैलिड लाइट मोटर व्हीकल यानी कि एलएमवी लाइसेंस भी होना चाहिए, यानी कि आपके पास मिनिमम एक कार ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए। और उसके बाद आप उसे 2 साल के अंदर हैवी जो ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट भी कराना है। कैंडिडेट्स मस्ट एक्वायर हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विद इन 2 years ऑफ इंडक्शन, यानी कि जब आप कंपनी ज्वाइन कर लोगे, जब आप अथॉरिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी को ज्वाइन कर लोगे उसके बाद आप 2 साल का आपका टाइम है। आप अपना जो हैवी ड्राइवर जो आपका एलएमवी है उसको एचवीडी में कन्वर्ट करें, क्योंकि लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस मिल जाता है इजीली, लेकिन जो हैवी ड्राइविंग जो बड़े ट्रक्स हैं बसेस हैं उनको चलाने का लाइसेंस थोड़ा स्पेसिफिक लोगों को ही मिलता है। तो उसमें आपको 2 साल का टाइम मिलेगा तो इजीली आप लोग उसको अटेंड कर लेंगे। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज के लिए हो गया। और बाकी जो पोस्ट हैं यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव के फाइनेंस हैं या जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कार्डर है या जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ है, उनके लिए केवल एक सीबीटी टेस्ट ही है। उनके लिए एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उनके लिए बाकी कोई कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट और इस टाइप का फिजिकल जो एंड्योरेंस टेस्ट है इस टाइप का टेस्ट नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल में हम यहीं पे स्टार्टिंग में आ जाते हैं कि सबसे पहले आप अगर यहाँ वैकेंसीज को देखो तो आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि इन वैकेंसीज में आपको क्या क्या काम करना है और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है। जो एलिजिबिलिटी रखी है एजुकेशन एलिजिबिलिटी उसी के अकॉर्डिंग रखी है। जैसे ऑफिस के लिए आप जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए केवल एक ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट इन्होंने रखी है। उसके बेसिस पर आपको आप मतलब आप कोई भी ग्रेजुएट हैं और आपने ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया और उसके बाद आपने कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट भी पास किया तो आप जूनियर असिस्टेंट ऑफिस यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए इन्होंने यहाँ पर ग्रेजुएट रखा, लेकिन फिर भी मांगा कि प्रेफरेबली आप बीकॉम है तो आप वेल एंड गुड हैं और प्लस आपने 2 years का रिलेवेंट एक्सपीरियंस लिया हो कहीं पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टैक्सेशन ऑडिट अदर किसी फर्म में इस टाइप का जो सिमिलर एक्सपीरियंस आपको पास हो, क्योंकि इससे एक सीनियर पोस्ट है तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा 2 साल के एक्सपीरियंस की। तो आप ये लोग ध्यान रखिए जो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए केवल ग्रेजुएट समझ के अप्लाई करेंगे उनके पास 2 years का एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और सिमिलर फील्ड में। सेम इसी तरह जो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कार्डर बताया इसके बारे में डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। कॉमन कार्डर क्या चीज़ है, क्या होने वाला है, पहले तो ऐसी कोई वैकेंसी नहीं थी, अभी ये क्या सिस्टम है। तो इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कार्डर के लिए कोई भी ग्रेजुएट को रखा गया है, कोई एक्सपीरियंस यहाँ नहीं रखा। तो ये लगभग ये सब भी जो भी हैं अगर उनकी एज क्राइटेरिया फिल हो रहा है तो इस एग्ज़ाम को तो सभी कोई फुल कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को तो फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस देखें तो एक टिपिकल फाइनेंस पर्सन्स के लिए पोस्ट है जिसमें हमने बताया कि एमबीए के साथ साथ या तो आपने एमबीए किया हो पीजीडीएम किया हो फाइनेंस में या इसके अलावा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएफए हैं तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फायर सर्विसेज के लिए भी बताया हमने कि वहाँ पर एक एंड्योरेंस टेस्ट भी होगा जिसमें आपका मस्ट है आपके पास एक लाइट मोटर व्हीकल मिनिमम लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास हो।
कि आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस हो और उसके बाद हैवी भी हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपके पास मिनिमम एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और उसके लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी रखी है कि आप या तो कोई इंजीनियरिंग किया हो या इंजीनियरिंग किया है इसमें, और 3 टाइप की इंजीनियरिंग, या आपने फायर इंजीनियरिंग की हो, या आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो, या आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की हो। तो ये जब मैं डिस्कस करूँ, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि रिगार्डिंग जो इस पोस्ट के लिए जो पहले वैकेंसीज आई हुई थी तो उनमें सिलेबस क्या था, तो हम थोड़ा चेक करने की कोशिश करेंगे कि इनका सिलेबस क्या हो सकता है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए क्या प्रिपेयर करना है। तो उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये अ, अभी फायर सर्विसेज है तो फायर इंजीनियरिंग तो समझ में आता है कि आपने बैचलर डिग्री की हो फायर में, फायर इंजीनियरिंग में, तो लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को क्यों रखा गया इसके लिए, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसी जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए जो 18 वैकेंसी है उसमें इन्होंने मांगा है कि आपके पास सेम है, आपके मतलब कंसर्न फील्ड में आपने काम किया हो और आपके पास डिग्री भी कंसर्न फील्ड की हो, यानी कि लॉ की आपके पास डिग्री, तो और आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो, आपने एनरोल किया और आप एलिजिबल हैं। सो ये आप देख रहे होंगे यहाँ 6 टाइप की वैकेंसी है। अभी जो सबसे ज़्यादा मेन इशू है कॉमन कार्डर क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और एक पोस्ट एक और डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों का डाउट आ रहा था सर कि अगर हम ग्रेजुएट हैं, हमने अभी जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी के लिए अप्लाई कर किया हुआ है, जो 08/2022 की एडवर्टाइजमेंट के अंडर वैकेंसी आई हुई थी, तो वो ज़्यादा बेस्ट है या ये जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कार्डर ज़्यादा बेस्ट है? थोड़ा सा डाउट लोगों को ये भी हो रहा था। पहले कॉमन कार्डर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी में पहले वैकेंसीज आती थी, वो पहले वैकेंसीज आती थी इस टाइप से कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस की वैकेंसीज आती थी, लेकिन और बहुत कम टाइम में कमर्शियल्स की भी आई हैं और एयरपोर्ट सिक्योरिटी की भी आई हैं, और ये सीपीएमएस एंड सीएमएस की भी आई हैं। मतलब मुझे याद आ रहा है 2018 के आसपास ये वैकेंसीज आई थी, और कमर्शियल वाली वैकेंसी तो शायद लास्ट लास्ट ईयर भी आई थी, माफ़ कीजिए ऑपरेशंस वाली, एयरपोर्ट ऑपरेशंस वाली, और इसी टाइप की एक दो वैकेंसी सिक्योरिटी में भी आई थी। लेकिन ये वैकेंसीज को क्लब किया गया है सारी को, और इसमें एक कॉमन कार्डर बना दिया। पहले ये अलग जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस होता था, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट सिक्योरिटी होता था, जूनियर एग्जीक्यूटिव कमर्शियल होता था, जूनियर एग्जीक्यूटिव सीपीएमएस या सीएसीएस होता था। बट अभी इन्होंने कंबाइन कर दिया सबको और इसको कॉमन कार्डर बना दिया। देखिए, थोड़ा सा इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये काम क्या होता है। अब मैं ये बता देता हूँ, ये जो स्टार्टिंग की 4 पोस्ट है ना, ये एयरपोर्ट ऑपरेशंस की, कमर्शियल की, लैंड मैनेजमेंट की और एयरपोर्ट सिक्योरिटी की, ये होती है फील्ड स्टेशन पे, यानी कि एयरपोर्ट्स पर। ये वैकेंसीज जनरली एयरपोर्ट्स पे होती हैं, और ये जो नीचे की 3 पोस्ट हैं, सीपीएमएस, सीएसीएस एंड सीसी, ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ये होती है हेडक्वार्टर बेस्ड, जो दिल्ली में राजीव गांधी भवन का हेडक्वार्टर है वहाँ पर जनरली, और जो कुछ इनके रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे इनके 5 रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड गुवाहाटी। तो 5 जो है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, तो वहाँ पर भी इन इन पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, बेसिकली जो हेडक्वार्टर में इनकी रिक्वायरमेंट है। तो अब इन्होंने क्लब कर दिया है, इसको कॉमन कैडर बना दिया। तो ये एयरपोर्ट पे ऑलरेडी ये अलग अलग कैडर के लोग थे, लेकिन अब इन्होंने कर दिया इसको कॉमन कैडर। ऐसा क्यों किया गया? देखिए, थोड़ा काम इन लोगों का सब आपस में इंटरलिंक इसका काम होता है। एयरपोर्ट ऑपरेशंस में जो लोग थे वो जनरली टर्मिनल मैनेजर का काम करते थे, यानी कि आप एयरपोर्ट पे जाते हैं किसी एयरपोर्ट पे, तो वहाँ एक टर्मिनल बिल्डिंग होती है जिसके थ्रू आप एंटर करते हैं, है ना, और उसके बाद आप सारे सिक्योरिटी चेक्स और बाकी सब कुछ करके आप लोग लास्ट में जाते हैं जहाँ पर आप पैसे एयरक्राफ्ट को बोर्ड करते हैं। तो वो पूरा जो टर्मिनल का काम है उसको, उसकी पूरी देख रेख, उसमें हाउस कीपिंग हो या उसमें कुछ भी डे टू डे ऑपरेशंस का काम हो, एयरलाइंस का हो, सबका हो, वो एक नोडल ऑफिसर से बात करते हैं, नोडल ऑफिसर के साइनिंग के थ्रू वो सारा काम होता है, वो एयरपोर्ट ऑपरेशंस का काम होता है। और इस तरह उस ये जो उस बिल्डिंग की, ये वो एक टर्मिनल बिल्डिंग है तो उसकी सिक्योरिटी देखना काम होता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी का। ये भी सेम कैडर के लोग होते हैं। तो सिक्योरिटी का काम उनका जनरली काम होता है, जो एयरपोर्ट पे डिप्लॉयड या तो सीएसएफ होती है या स्टेट पुलिस होती है, उनके साथ डील करना, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना ताकि वो बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए, बेहतर तरीके से एयरपोर्ट की सिक्योरिटी कर पाए। तो ये भी एयरपोर्ट अथॉरिटी का स्टाफ है, ये उनको सारा जो भी स्टाफ लगा हुआ है सिक्योरिटी में, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और पूरे एयरपोर्ट को एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को डील करते हैं। सो इनका काम होता है उसी बिल्डिंग के, जिस बिल्डिंग में ये ऑपरेशंस चल रहे हैं उसी बिल्डिंग की देख रेख करना। इसी तरह कमर्शियल का काम होता है उसी बिल्डिंग में जो भी स्पेस है, लैंड है, उस स्पेस उस लैंड को
को लीज आउट करना, यानी कि भाड़े पे देना, रेंट पे देना, ताकि वहाँ पे दुकानें खुल सके, ताकि वहाँ पर कुछ भी कमर्शियल्स हब हो सके, जिससे रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। और एयरपोर्ट अथॉरिटी इसी तरह से रेवेन्यू जनरेट करती है, यानी कि अपना जो टर्मिनल बिल्डिंग का एरिया है वो छोटे छोटे एरिया को कई तरह से लीज आउट करती है, लीज करती है, और उससे पैसा कमाती है, रेवेन्यू कमाती है। तो ये सब एक ही बिल्डिंग में होता है, और इसी तरह ये भी लैंड मैनेजमेंट भी वही पार्ट होता है कि टर्मिनल बिल्डिंग और उसके आसपास की जो लैंड है, अगर वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास में, यानी कि एयरपोर्ट के पास में है, तो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो, वहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है, वहाँ पर कुछ बेसिक टॉयलेट्स की या दूसरी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है, या आपकी लैंड अवेलेबल है तो कोई प्राइवेट हैंगर अपना बनाना चाहेगा, ऑफिसेस देना पड़ते हैं, बहुत सारे लैंड आपके पास अवेलेबल है, तो बहुत सारे एयरलाइंस या बहुत सारे ऑफिसेस वहाँ रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उसको बेस्ट तरीके से उस लैंड का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए। तो जनरली ये भी एक कैडर होता है, ये या तो कमर्शियल देखते हैं या फिर इंजीनियरिंग विंग्स वाले इसको देखते हैं। तो आपने देखा एयरपोर्ट, ये सारा काम एयरपोर्ट पे की बिल्डिंग के लिए ही हो रहा है। तो अब इन्होंने डिपार्टमेंट ने सोचा कि इतने सारे लोगों को हम अलग अलग भर्ती करते हैं, और फिर इनके बीच में थोड़ा बहुत जिगजैग भी हो जाता है काम को लेके, कि एक काम उसी के लिए हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए उन्होंने सोचा कि एक कॉमन पोस्ट बना देते हैं, ताकि जब इंडिया में वैसे भी पोस्ट कटिंग की जा रही है, इस कम स्टाफ को रखा जा रहा है, तो अब जहाँ पर पहले 4 लोग रहने पड़ते थे, हो सकता है वहाँ 1 या 2 लोगों से काम चल जाए। पूरे एयरपोर्ट पे 1-2 लोग रखेंगे और उनसे बेसिकली चारों टाइप का काम करा सकेंगे। इससे काम फास्ट भी होगा। जो सिक्योरिटी वाला बंदा है, अगर उसको पता है कि ऑपरेशंस को कहाँ पर परेशानी आती हैं, हर्डल्स होते हैं, कहाँ बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है हमें, जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है पब्लिक को, तो वो और अच्छे से की जा सकती है। उसी को पता रहेगा कि कितनी लैंड उसके पास अवेलेबल है, तो बेस्ट तरीके से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकेगा, जिससे सैलरीज वगैरह सारे आप एम्प्लॉयज को मिलते हैं। तो ये सब वैकेंसीज होती हैं, ये सब वैकेंसी ऑलरेडी एयरपोर्ट पे थी, अब इनको क्लब करके इसलिए कॉमन कैडर बनाया गया, ताकि वो जिगजैग कम हो सके, स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, प्लस कम स्टाफ से ये ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके। तो ये बहुत ही पावरफुल पोस्ट है ये अपने आप में, ये एयरपोर्ट ऑपरेशंस की हो, चाहे कमर्शियल की हो, चाहे एयरपोर्ट सिक्योरिटी की हो। ये जनरली ऑफिस वर्क है, इनको हेडक्वार्टर में ही मैंने बताया भी होता ही है। तो अगर सेम पर्सन की ड्यूटी अगर वो हेडक्वार्टर में ट्रांसफर हो जाता है, तो वो और कुछ लोगों को ये इंडक्ट करेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के नाम पर, ये लिखा है यहाँ पर क्लियरली, और कैन बी डिप्लॉयड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स, यानी कि यहाँ से लेके कुछ लोग को अगर इनमें डाल दिया तो वो लोग हो सकता है लाइफ टाइम तक इसी कैडर में काम करें, और उनको अगर इसमें डाल दिया तो हो सकता है वो लाइफ टाइम तक इन्हीं कैडर में काम करें, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड फील्ड है और ये हेडक्वार्टर में ही बेस्ड होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस कैडर को ऐसा क्यों बनाया है। बेसिकली दो ही रीजन है उसके, एक तो कम से कम स्टाफ में ज्यादा काम करना चाहते हैं, प्लस वो हर्डल्स कम करना चाहते हैं। वरना अगर कोई एयरपोर्ट पे कोई काम होना है, बिल्डिंग के लिए कुछ काम होना है, तो पहले फाइल यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, सबके फाइल फाइल प्रोसेस ज्यादा हो जाता है। उसे भी कम करने के लिए अब एक ही कॉमन कैडर पे रहेगा, वन पर्सन नोडल एजेंसी होगा, तो वो अपने आप डिसाइड करके आगे हेडक्वार्टर को भेज सकता है, जिससे काम फास्ट हो सकता है। और सेम ऐसे ये ऑफिस के काम को एक पर्सन को यहाँ भी इंडक्ट किया जा सकता है, क्योंकि एक ही हेडक्वार्टर में काम कर रहे हैं, तो जस्ट एक 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 डेस्क से दूसरी डेस्क पे भेज के एक ही पर्सन से काम कराया जा सकता है। तो वो स्पेशलाइज्ड भी हो जाएंगे हर फील्ड के लिए। तो ये कैसा मूव है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। इससे वैकेंसीज कम हो जरूर हो रही हैं, लेकिन ये है कि आपके पास अभी एक साथ ही ज़्यादा वैकेंसी आ गई। अदरवाइज पहले 50, 5, 10, 15, 20 इस टाइप की वैकेंसी आई थी, लेकिन अभी इस बार आपने देखा 237 वैकेंसी, वैकेंसीज का नंबर बहुत अच्छा है। इसके बारे में कोई भी आपको डाउट है तो मुझसे दोबारा से पूछिए, मैं कमेंट सेक्शन में या वीडियो बना के आपको जरूर इसके बारे में गाइड कर दूंगा। और एक क्वेश्चन जो लास्ट लोगों का है कि एटीसी वर्सेस कॉमन कैडर, ये कौन सा बेस्ट है। देखिए एटीसी अपने आप में एक ऐसी पोस्ट है, ऐसी वैकेंसी है जो एक टेक्निकल पोस्ट है बहुत ही ज्यादा। ये अब आपने देखा होगा, जब एक पर्सन जो पहले सिक्योरिटी देख रहा था, आज वो अगर कमर्शियल भी देखा होगा, तो ये यहाँ पर जो और नाम भी दे दिया उसका कॉमन कार्डर, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कार्डर, तो ये आप टेक्निकल पोस्ट नहीं रह गई है आपकी, यानी कि अब आपको कभी इस कार्डर में भेज सकते हैं, और डिपार्टमेंट का मन करेगा कि वहाँ शॉर्टेज है तो उस डिपार्टमेंट में भेज देंगे, यानी कि आप स्पेशलाइज्ड नहीं बन पाएंगे किसी भी फील्ड के। इसको देखने से तो मेरे को ऐसा लग रहा है, हो सकता है डिसीजन क्या ले एयरपोर्ट अथॉरिटी बाद में, लेकिन यहाँ पर देखने पर ऐसे लग रहा है। लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की जो है, अब उनको लाइसेंस मिल चुका है, मतलब वो लाइसेंस के बिना एयर ट्रैफिक सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो वो एक टेक्निकल पोस्ट हो जाती है, वो दूसरे कोई और काम नहीं करते, प्लस उनके लिए तो एक WDTL भी आ गया, वर्क ड्यूटी टाइम लिमिट, कि उनसे जो वहाँ भी एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो ATC काम भी करना है, वो भी कुछ मिनिमम आवर्स ही कराना ही है, पूरे वीक में, पूरे मंथ में, उससे ज़्यादा नहीं कराया जा सकता।
और यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ शायद और बर्डन भी हो सकता है काम का। और कई बार जब आप कॉमन कैडर में होते हैं तब आपको पता नहीं होता कि बेस्ट क्या है, तो अगर आप गलती से यहाँ फंस गए, सीएसीएस में फंस गए या फिर एयरपोर्ट सिक्योरिटी में फंस गए, तो दूसरे डिपार्टमेंट में स्विच करने का मौका रहेगा भी नहीं भी रहेगा, ये डिपेंड करेगा सोरली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ एआई मैनेजमेंट। अगर आपको वैकेंसी आती है एयरपोर्ट और एयरपोर्ट ऑपरेशंस, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशन, तब आप इसके लिए फिल करते। अगर वैकेंसी आती सीपीएमएस के लिए तो आप उसके लिए फिल करते, बट यहाँ पर आपको पता नहीं है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। अगर 237 में अगर उन्होंने थोड़ा थोड़ा पार्ट भी लिया तो ये डिपार्टमेंट की मर्जी है कि वो कौन किसको क्या कैडर देगी, ना कि आपकी मर्जी है। तो यहाँ आप थोड़ा सा फर्क यही है, बाकी दोनों पोस्ट इक्विवेलेंट है। ये भी ग्रुप बी पोस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी वो भी ग्रुप बी पोस्ट है एयरपोर्ट अथॉरिटी में। और दोनों पोस्ट बराबर है, सैलरी का पैकेज भी दोनों का बराबर है। यहाँ पे 13 लाख सीटीसी है और वहाँ पर भी 13 लाख सीटीसी है। तो उस बेसिस पर सब बराबर हैं, बट काम के नज़रिए से जो अलग है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये अगर आप काम है, काम के साथ साथ आपको एक अथॉरिटी भी मिलती है। आप पूरे एयरपोर्ट पे एक मोस्ट पावरफुल पर्सन भी होंगे, क्योंकि आप एयरपोर्ट के टर्मिनल मैनेजमेंट की सिक्योरिटी भी देख रहे होंगे, आप ऑपरेशंस की नॉलेज भी होगी, और कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी आपके अंडर हो रही होंगी। सो ये वैसे पावरफुल पोस्ट हो जाती हैं, और वो एटीसी एक स्पेशलाइज्ड पोस्ट है। तब आप समझ पा रहे होंगे इसमें क्या डिफरेंस है। बाकी फिलहाल अभी वैकेंसी सिंपल ग्रेजुएट इसके लिए रखा है इन्होंने, तो आप फिल कीजिए। ग्रेजुएट तो आप सभी हैं, उसको फिल कीजिए, कंप्लीट कीजिए वैकेंसी को, एग्जाम क्वालिफाई कीजिए और बढ़िया से नौकरी लीजिए। एक छोटा सा एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ, ये क्या है कि यानी देखिए दो टाइप की पोस्ट होते हैं, एक ऑफिसर पोस्ट, एक नॉन ऑफिसर पोस्ट। एक को बोला जाता है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, है ना, जो नॉन ऑफिसर है। और एक होती है ऑफिसर पोस्ट डिपार्टमेंट में, एयरपोर्ट अथॉरिटी में। सो उसको E1 से स्टार्ट करते हैं। तो E1 जो ऑफिसर की सबसे नंबर 1 पोस्ट है, मतलब सबसे इनिशियल लेवल की पोस्ट है। इसके बाद आप प्रमोट हो जाते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव E1, फिर आप प्रमोट होके असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं E2, फिर मैनेजर बन जाते हैं, फिर सीनियर मैनेजर बन जाते हैं, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन जाते हैं एजीएम, फिर डीजीएम बन जाते हैं, फिर जैसे जॉइंट जीएम, और फिर जनरल मैनेजर बन जाते हैं। और उसके बाद आप ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट भी जा सकते हैं, मतलब जो हेडक्वार्टर पोस्टिंग होती है, और वो डायरेक्टरेट की सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट है। ये ऑफिसर पोस्ट है यहाँ से। और इनकी जो नॉन ऑफिसर पोस्ट है वो स्टार्ट होती है NE1, NE2, NE3। बस NE1 2 3 की आजकल जो ग्रुप डी पोस्ट होती थी उनकी वैकेंसीज नहीं आ रही है डिपार्टमेंट में। वो सब काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले कर्मचारियों से कराया जा रहा है। बट यहाँ ग्रुप सी में वैकेंसीज हैं। देखिए आप NE4 यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव 4 पोस्ट के लिए, नॉन एग्जीक्यूटिव 6 के लिए। तब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए भी ग्रेजुएशन रखी है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के लिए भी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन रखी है। लेकिन यहाँ ग्रेजुएट अगर आप अप्लाई करेंगे दोनों पोस्ट के लिए, आप यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट बन जाते हैं, तब आप ये समझ पा रहे होंगे NE4 से E1 जाने के लिए आपको लगभग 12 से 15 साल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि NE से नॉन एग्जीक्यूटिव 4 से पहले आप नॉन एग्जीक्यूटिव 5 NE5 प्रमोट होंगे, फिर NE6 प्रमोट होंगे, NE7 होंगे, NE8 होंगे, NE9 होंगे। उसके बाद आप जाके यहाँ पर आ पाएंगे E1 E2 के पास। इतने सारे, तो उस पीरियड में आपको 12 से 15 साल का टाइम लग जाएगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप इस पोस्ट के लिए भी ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है, और इस पोस्ट के लिए भी जूनियर एग्जीक्यूटिव, ये जो माफ कीजिए यहाँ पर देखते हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिस के लिए, सॉरी जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए भी ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के लिए भी ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट है। तब आप दोनों की पोस्ट के लिए केवल ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट है, और इस पोस्ट के लिए भी, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। तो आप अप्लाई कीजिए, आप दोनों के पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। फिलहाल तो नौकरी ज़्यादा जरूरी है, जॉब होना चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिए ज़्यादा पढ़ाई करने की, ताकि आप इस पोस्ट पर आ सकें, यानी कि आप 12 से 15 साल एक बार में ही सीनियर हो सकते हैं। तो आप बाकी कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में बताइए। कोई डाउट है इस वैकेंसीज के बारे में, या अ, इस वीडियो के बारे में, तो मुझे बताइए, मैं दोबारा से या फिर दूसरी वीडियो बनाकर या फिर कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक बाय बाय, है ना। आप पढ़ाई कीजिए, जारी कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके सिलेबस के ऊपर कि जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में क्या सिलेबस होता है, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस में, फायर सर्विसेज में क्या होता है सिलेबस, और आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसके लिए। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।